बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये एक बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से ख़बर है। इमरान ख़ान साहब की एक अहलिया हुआ करती थी, ये उनकी दूसरी शादी थी रेहाम ख़ान से। रेहाम ख़ान से अब तो उन्होंने माफ़ी मांगी है रेहाम ख़ान ने, और अपना गुनाह कबूल किया है, और उन्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट भी पे करनी पड़ रही है रेहाम ख़ान को अपने झूठों की, और जो कुछ उन्होंने इमरान ख़ान के साथ किया और उनके साथियों के साथ किया उसकी अब सज़ा मिल रही है। हो सकता है उनके पैसे कोई और पे कर दे, जिनके लिए वो काम करती थी शायद वो पे कर दें। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पे कर सकते हैं, लेकिन रेहाम ख़ान को भुगतना पड़ा वो सारा कुछ जो उसने किया इमरान ख़ान की मुखालफत में। ये इमरान ख़ान साहब की दूसरी अहलिया है, और जिन दिनों में इमरान ख़ान साहब धरने में बैठे थे इस्लामाबाद, उन दिनों में इनकी इमरान ख़ान साहब से, जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनसे मुलाकातें हुई। वहाँ और भी सहाफ़ी जाते थे, मैं भी जाता था, और सहाफ़ी भी थे वो भी जाते थे, हम लोग कवरेज के लिए जाते थे। एक दो मरतबा इमरान ख़ान साहब का मैंने वहाँ पे इंटरव्यू भी लिया, और बहुत सारे सहाफ़ियों ने लिया, क्योंकि धरने के दिन थे और ये लगभग 126 दिन वहाँ पे बैठे रहे। फिर ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जलसे भी करते थे। तो उन दिनों में रेहाम ख़ान ने इमरान ख़ान साहब के सामने अपने आप को ऐसे पेश किया कि ये एक बड़ी अजीम खातून है, और इनके शौहर से इनको तलाक हुई है, और इन्होंने बहुत मुश्किल हालात में एक मुश्किल आदमी के साथ ना सिर्फ गुजारा किया, बल्कि वो आदमी इन पे टॉर्चर करता था। इन्होंने एक हीरो के तौर पे ख़ुद को पेश किया, एक अजीम औरत के तौर पे, कि जिसने बड़ी मुश्किलों से, मुश्किल तरीन हालात में दुनिया का और सख्तियों का मुकाबला करते हुए अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत की है, अपने बच्चों को पाला, उनको पोसा। तो इमरान ख़ान साहब ने अपने चंद करीबी दोस्त जो थे मीडिया के, मैं जानता हूँ उनको, मेरा नहीं ख्याल कि उनसे पूछे बगैर मुझे उनका नाम लेना चाहिए, उनसे रब्ता किया और पूछा कि रेहाम ख़ान के बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कही ठीक है राय, लेकिन किसी को ये आइडिया नहीं था कि इमरान ख़ान साहब इससे शादी कर लेंगे। तो रेहाम ख़ान साहब की इमरान ख़ान साहब से शादी हो गई, और वो ख़बर भी आपके सामने किस तरीके से मंजर आम पे आई, और वो पूरा एक सिनेरियो ब्लैकमेलिंग का शुरू हो गया। शादी के बाद मैंने इमरान ख़ान और रेहाम ख़ान को 2 मरतबा अपनी नज़रों के सामने इकट्ठे देखा, और मुझे उसी वक्त असेसमेंट हो गया था कि ये खातून इमरान ख़ान साहब के साथ ज़्यादा अरसे तक नहीं रह पाएगी। उसकी वजह ये थी कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी इनमें, ये बहुत एम्बिशियस थी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती थी, और बहुत सारे लोगों से तोहफे लेने का इनको शौक़ था। फिर इन्होंने कोई फ़िल्म बनाने के चक्कर में भी इन्वेस्टमेंट करवा दी, और दीगर बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जो है वो सामने आती रही वक्तन फ़वक्तन। इमरान ख़ान साहब कुछ चीज़ों के ऊपर टोकते थे, लेकिन ये बाज़ नहीं आ रही थी, और इन्होंने उस वक्त तो इमरान ख़ान साहब सिर्फ अपोजिशन में थे, वो जो कुछ बेचारे कहते रहे, इन्होंने उनकी बात नहीं मानी रेहाम ख़ान ने, और फिर इनमें दूरियां पैदा होना शुरू हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक कमीशन बना था, धांधली कमीशन, और उसके ऊपर बाद में जब फ़ैसला आया, वो एक 40 सफ़ों की एक रिपोर्ट थी, बहुत बड़ी तगड़ी, और जजेस उसमें शामिल थे। तो उसमें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म नहीं किया गया, क्योंकि उसमें TOR में इन्होंने शामिल कर दिया था कि मुनज़्ज़म धांधली के ऊपर हुकूमत ख़त्म होगी। लेकिन उन्होंने कहा ये धांधली ज़रूर हुई है, लेकिन मुनज़्ज़म धांधली के सबूत नहीं मिल रहे। तो मुनज़्ज़म धांधली का मतलब ये है कि इदारे भी शामिल हैं और सारे अदलिया भी शामिल है, तो वो तो फिर कभी ऐसा कमीशन ने रिपोर्ट देनी नहीं थी। तो उस वक्त इमरान ख़ान साहब से एक मुलाकात के लिए सहाफ़ियों को बुलाया गया, मैं भी उसमें था, अहमद मीर भी थे, गालिबन काशिफ अब्बासी साहब भी थे, कुछ और सहाफ़ी भी उसमें मौजूद थे। और उस दिन रेहाम ख़ान साहब का जो तर्ज़ अमल था और जिस अंदाज़ में वो चीज़ों पे टोक रही थी, बल्कि कई मरतबा इमरान ख़ान साहब को इनको रोकना पड़ा कि मुझे आप बात करने दें, बल्कि मैंने उस दिन, मुझे याद है, मैंने ये कहा भी था कि हम इमरान ख़ान साहब से पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हर बात में बीच में टोकती थी, मुदाखलत करती थी, और बहुत इरीटेटिंग माहौल इन्होंने क्रिएट किया हुआ था। फिर ये उठ के चली गई। मैंने अपने एक सहाफ़ी दोस्त को कहा, मैंने कहा ये नहीं चलता मामला। क्या मतलब? मैंने कहा यार मुझे नहीं लगता कि ये इमरान ख़ान के साथ ज़्यादा अरसा तक ये खातून रह पाएंगी, क्योंकि इनको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, ये तो हर चीज़ के अंदर इंटरफेयर कर रही हैं। बहरहाल वो टाइम गुजर गया, और कुछ अर्से के बाद ख़बर आई कि जनाब वो तलाक हो गई है। इन्होंने बड़ी कोशिश की रेहाम ख़ान ने कि इमरान ख़ान साहब की नाराज़गी को दूर किया जाए, लेकिन इन्होंने कुछ हरकतें ऐसी की थी जिसकी बुनियाद पे फिर इमरान ख़ान साहब को इनसे अलहदा होना पड़ गया, और उन्होंने बिलाखिर ये फ़ैसला कर लिया। बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, और इसके बड़े पॉलिटिकल नुकसानात उनको हुए, और इस तलाक की अनाउंसमेंट की वजह से वो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर बुरी तरह हार गए। और उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की, दोबारा उन्होंने ज़ोर लगाना शुरू किया,
और कुछ ना कुछ करके फिर वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये अब बने 2018 के इंतखाबात में। रेहाम खान ने खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटोकॉल्स का मामला हो, वहाँ के वज़रा के साथ ताल्लुकात का, मुलाकातों का मामला हो और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का मामला हो, हर चीज़ के अंदर ये पेश थी। हत्ता कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और कुछ मर्द हजरात को भी इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को टेक ओवर कर रही थी। लेकिन फिर बाद में इनको तलाक हुई और तलाक के बाद फिर उन्होंने PMLN से ताल्लुकात बना लिए। ये PMLN से मिलना शुरू हुई, इनके अच्छे ताल्लुकात उनके साथ बन गए, उन्होंने एक चैनल में इनको नौकरी भी दिलवाई। उसके बाद फिर करते कराते ये लंदन चली गई। वहाँ जाकर इन्होंने एक किताब लिखना शुरू की जिसमें कुछ सहाफ़ियों ने इनकी मदद भी की। वो किताब एक अजीबोगरीब किताब है, यानी उस किताब को आप पढ़ें तो ऐसा लगता है कि गंदी बातों पे लिखी हुई ये किताब है। और पूरी कोशिश की रेहाम खान ने कि जितनी बेइज्जती वो इमरान खान की कर सकती हैं वो उसमें करें। अव्वल तो पहले उनको ये लगता था वो खातून अव्वल बन जाएंगी क्योंकि इमरान खान की वो वाइफ है, लेकिन इमरान खान हाथ से निकल गया तो उन्होंने कहा इस मौके को कैश करना चाहिए। अब सब उनको जानते थे कि साबिक वज़ीर आज़म की बीवी, कभी वो आके TV पे गाने गाती थी, कभी वो दुखी दास्तानें सुनाती थी। फिर उन्होंने किताब लिखना शुरू कर दी, फिर किताब को बेचने के चक्कर में उन्होंने उसकी बड़ी पब्लिसिटी की, फिर किताब में बहुत गंदी बातें लिखी जो एक खातून हमारे मुआशरे में तो कर भी नहीं सकती। फिर उन्होंने जब इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर कोई PMLN से भी ज़्यादा तकलीफ़ में है या बहुत शदीद किसी को अगर तकलीफ़ है तो वो रेहाम खान को थी। मैंने महसूस की उनकी तकलीफ़, उनका दुख, उनका दर्द हमने रोज़ाना महसूस किया उनके ट्वीट्स में, उनके सोशल मीडिया पे। मुझे ऐसा लगता था इनको खामोश रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था कि इनको अपनी इज़्ज़त को बचाना चाहिए। बच्चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनको गालियाँ देते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं उन्होंने इनको हंसी मजाक का ज़रिया बना लिया और वो एक क्लाउन की तरह, कार्टून की तरह इनकी बेइज्जती करते थे। तो बहुत बुरा लगता था क्योंकि हमने इनके साथ काम किया हुआ है रेहाम खान के साथ, और कुछ नहीं तो इमरान खान की साबिका एहलिया हैं। इन्होंने इमरान खान को जितना बुरा भला कहना था, उनकी पार्टी को, उनके वज़रा को, इन्होंने बहुत कीचड़ उछाला रेहाम खान ने, और उसके नतीजे में इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमले किए गए, जैसा कि PTI के लोग जवाब देते हैं और उनकी यूथ जो है वो फिर माफ़ी नहीं देती, वो तगड़े होके आते हैं। ऐसे PMLN के लोग भी करते हैं, बाकी पार्टीज़ भी ये करती हैं, वर्कर तो माफ़ी नहीं देता। तो बहरहाल उनके ऊपर भी पर्सनल अटैक्स हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा किए रेहाम खान ने। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ जो हैरानकुन है वो ये है कि इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, कभी भी रेहाम खान के बारे में एक भी नेगेटिव जुमला नहीं बोला, एक भी। यानी उन्होंने बहुत ख़ानदानी होने का सबूत दिया और उन्होंने साबित किया कि वो एक भी जुमला कभी भी अपनी साबिका एहलिया के बारे में, गलत होने के बावजूद, उनकी गलतियाँ बहुत सारी इमरान खान साहब को पता थी, मीडिया को पता, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, मैं नहीं बताना चाह रहा, क्या फ़ायदा किसी के ज़ाती मामलात को ज़्यादा उछालने का। तो रेहाम खान साहब के बारे में इमरान खान साहब ने कभी एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन मैंने एक सवाल कर लिया उनसे रेहाम खान के बारे में और उन्होंने बाद में मुझे कहा कि इमरान वो सवाल भी आप ना चलाएं TV पे। मैंने कहा जी क्यों? कहते बुरा लगता है, तो मैं बात नहीं करना चाहता। यानी ये इमरान खान साहब का ज़र्फ़ कि उन्होंने कभी एक मनफी जुमला उस औरत के बारे में नहीं बोला जिसने पूरी एक किताब लिख दी इमरान खान साहब के बारे में, मनफी चीज़ों पे मबनी, एक गंदी चीज़ों पे मबनी एक किताब लिख दी और हर जगह पे जाके इस तरह किया। अब वो रेहाम खान साहिबा ने जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर अटैक किया, उन पर इल्ज़ामात लगाए मुख्तलिफ, लेकिन क्योंकि अब वो लंदन में है, पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ियों ने सेम इल्ज़ामात जुल्फ़ी बुखारी पे लगाए थे, यही इल्ज़ामात पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने लगाए, यही इल्ज़ामात जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर रेहाम खान ने लंदन में बैठ के लगा दिए। अब क्योंकि वो बरतानिया है और जुल्फ़ी बुखारी बरतानवी शहरी और वहाँ के कानून को जानते हैं, उन्होंने वहाँ जाके उसके ऊपर केस कर दिया रेहाम खान पे। और उस वक्त उन्होंने ट्वीट करके ये कहा भी था कि आज नहीं तो कल इनको जवाब देना पड़ेगा और ये ऐसे बात नहीं बनेगी, सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा मेरे केस में। जुल्फ़ी बुखारी ने ये ट्वीट करके कहा था। अब जुल्फ़ी बुखारी के मामले में रेहाम खान को पता चल गया कि वो केस हारने की सूरत में जेल जा सकती हैं, उनको बहुत बड़ा हर्जाना पे करना पड़ सकता है और बरतानिया में उनकी रिहाइश को ख़तरा हो सकता है। लिहाजा उन्होंने अब एक माफ़ी मांगी है। माफ़ी क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कह रही हैं कि अच्छा, ये माफ़ी सिर्फ उन्होंने लिख के नहीं मांगी, ये 3 दिन तक रेहाम खान के ट्विटर के टॉप के ऊपर ये मौजूद रहेगा। फेसबुक के ऊपर वीडियो बना के उन्होंने डाली, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर उन्होंने डाली और ये माफ़ी बाकायदा उन्होंने मांगी है। क्या माफ़ी है ज़रा सुन लें आप। मैंने 6 और 7 दिसंबर 2019 को अपने यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक पेज और अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शाया की
जिसमें मैंने इस बात पर जोर दिया कि सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, जो कि आम तौर पर जुल्फ़ी बुखारी के नाम से जाने जाते हैं, वज़ीर आज़म के साथ मिलकर एक करप्ट प्लान के तहत न्यूयॉर्क में वाक़या रोज़वेल्ट होटल को कम कीमत पर फ़रोख्त करना या हासिल करना चाहते हैं। ये इल्ज़ामात गलत थे, झूठे थे। जैसा कि मैं आप समझती हूँ कि जुल्फ़ी बुखारी रोज़वेल्ट को बेचने या हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत किसी भी करप्ट प्लान में शामिल नहीं थे, यानी मैं झूठ बोल रही थी। मैंने 7 दिसंबर 2019 को सैयद तौकीर बुखारी का एक ट्वीट और वीडियो रीट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि थोड़े पैसों के एवज़ धोखाधड़ी और अकरबा परवरी के मुर्तकिब हुए हैं जुल्फ़ी बुखारी, रोज़वेल्ट जैसा एक कीमती मुल्की असासा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये इल्ज़ामात झूठे थे, गलत थे। मैं समझती हूँ कि जुल्फ़ी बुखारी ना तो धोखाधड़ी या अकरबा परवरी में शामिल हैं और ना ही वो थोड़े पैसों के एवज़ रोज़वेल्ट की फ़रोख्त की कोशिश कर रहे थे। मैंने 15 मार्च को दोबारा उन्होंने कहा जी कि एक और वीडियो को और वो किया, रीट्वीट किया कि ये टेलीविज़न पे झूठ बोल रहे हैं और जाली दस्तावेज़ात दिखा रहे हैं, लेकिन मैं अब समझती हूँ कि कोई चीज़ जाली नहीं थी, जुल्फ़ी बुखारी सच्चे थे, मैं झूठी हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ये सारे इल्ज़ामात जो मैंने लगाए ये झूठे हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने अपनी दौलत मेहनत के ज़रिए बनाई है, ना ही किसी गैर कानूनी ज़रिए से बनाई है। ये अब कहना पड़ रहा है इसको रेहाम खान को। और वो कह रही हैं जी कि 17 मार्च को भी मैंने झूठ बोला, 23 मार्च 2020 को भी मैंने झूठ बोला, यानी बहुत सारे उन्होंने कहा जी मैं झूठ ही बोलती रही हूँ जुल्फ़ी बुखारी के बारे में। ज़रा गौर करें आप, अगर इमरान खान केस कर दे किताब के ऊपर रेहाम खान पे, तो कितनी बड़ी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उस किताब में रेहाम खान ने कम से कम भी कोई 1000 झूठ बोले। 1000 झूठ के ऊपर माफ़ी मांगते मांगते उनको कम से कम 50 दिन लग जाएंगे। वो रोज़ माफ़ी मांगेगी और बाकी की ज़िंदगी उसकी माफ़ी मांगते हुए गुजर जाएगी और दुनिया उसको एक माफ़ी मांगने वाली औरत के तौर पे जानेगी। लेकिन ये इमरान खान का ज़र्फ़ है कि उसने कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई या कोई जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। ये फ़र्क है इमरान खान में और रेहाम खान में। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक और फ़र्क भी है। अगर आप पढ़ें जमायमा गोल्डस्मिथ को, वो तो उनका पुराना नाम है, वैसे जमायमा खान अब उनको कहते हैं। जमायमा खान ने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। इमरान खान साहब की वजह से बहुत सारी उनके ऊपर मुश्किलात आई, लेकिन तलाक़ के बावजूद, अलहदगी के बावजूद उनकी परवरिश एक यहूदी ख़ानदान में हुई थी। गोल्डस्मिथ की बेटी है, यहूदी ख़ानदान, और उसने आज तक कभी इखलाक से गिरी हुई बात नहीं की। और एक रेहाम खान है जिसकी पाकिस्तान में तरबियत हुई, अपने आप को पश्तून खून कहती है और यहाँ बफा की रहने वाली है, हज़ारा की, और इतने झूठ, इतना धोखा और इस तरीके की तरबियत, ये समझ से बाहर है। यानी रेहाम खान और जमायमा का तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ख़ानदान का और खून का फ़र्क है। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि तरबियत तो माँ बाप अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि ये लालच और ये हवस और ये झूठ, ये धोखा, ये क्यों है इतना कुछ। अब इसमें आप ये देखें कि जमायमा ने कहा कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे भी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने कहा, एक इंटरव्यू में दावा किया कि जैसे साबिक सदर बिल क्लिंटन को चोट पहुंचाने के लिए मोनिका को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, वैसे ही सियासी हरीफों ने इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि मैंने बड़ी उम्र के शख्स से शादी की थी, सियासी हैसियत में नुमाया शख्स के साथ रिश्ते में मैं थी, झूठे मुकदमात में फंसाने की मुझे कोशिश की गई, यहाँ तक कि मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। खुद से दुगनी उम्र के शख्स से शादी की जिसका ईमान दोबारा ताज़ा हुआ था। अपनी तमाम आज़ादी को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फ़ैसला आसान नहीं था। पाकिस्तान में गुजारे वक्त में अरेंज शादियों के कुछ फ़वाइद भी मैंने देखे हैं। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर बड़ी सख्तियाँ गुजरी हैं, मेरे ज़रिए से इमरान खान को दबाने की, परेशान करने की कोशिश की गई और मैंने ये कड़वा घूंट लिया, पहले पाकिस्तान जाने का और फिर पाकिस्तान को छोड़ा और तलाक़ लेनी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद उस औरत ने कभी कोई ऐसा ज़ुबानी लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, कभी कोई गिरी हुई घटिया बात नहीं की, जिस तरह की बातें रेहाम खान ने की हैं। तो दोनों का फ़र्क आप समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई शख्स जो है वो मुसलमान हो, मुसलमान घर में पैदा हो और पाकिस्तान का रहने वाला हो तो वही अच्छा होगा। ये तरबियत की बात है, ये सोच की बात है, ये तालीम की बात है, ये शऊर की बात है और ये किरदार की बात है। ये सबके पास नहीं होता। तो अगर मैं रेट करूं तो एक जमायमा जो है वो 1000 रेहाम खान पे भारी है और ये बात आप सब भी तस्लीम करेंगे। तो बुरे का अंजाम बुरा। अगर अब बाकी लोग भी इस तरह करना शुरू हो जाएं और पाकिस्तान के अंदर देखें,
आज मिसालें दे रहे हैं बहुत सारे लोग कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही कानून होना चाहिए, जैसे रेहाम खान को सज़ा हुई, यहाँ पाकिस्तान में भी सहाफ़ियों को होनी चाहिए। तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उन कानून के ज़रिए नहीं जो आप बनाने जा रहे हैं। ये उनका अदालती निज़ाम इतना मजबूत है, आप पाकिस्तान के जो जस्टिस सिस्टम है उसको इतना मजबूत करें, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को इतना मजबूत करें कि अदालतों के अंदर से फटाफट फैसले आएँ और ये बंदे जो हैं ये फंस जाएँ, जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने धोखा दिया है, या जिन्होंने पैसे लेकर रिपोर्टिंग की है, या जो लालच की वजह से या गुस्से की वजह से या बुग़्ज़ की वजह से ख्वाहिश को ख़बर बनाते हैं, उन सबको अकाउंटेबल किया जाए, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।